तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की। और हालांकि आप सबको पता है अच्छे से कि आप सबका एग्ज़ाम होने वाला है अभी 20 से 30 सितंबर के बीच में। कभी भी आप लोगों को डेट निर्धारित कर दी जा सकती है कि यूजीसी नेट में समाज कार्य का पेपर कब है। तो 20 से 30 सितंबर के बीच में ही है, कोई एक डेट पड़ेगी, उसी डेट पर है आप सबकी पेपर। और आज मैं आप लोगों से एक बेसिक जानकारी से लेके चल रहा हूँ समाज कार्य अभ्यास के परिप्रेक्ष्य से, जो यूनिट नंबर 1 है उसके अंतर्गत मैं आज आप लोगों से चर्चा करूँगा। और ये भी थोड़ा सा बताऊँगा कि प्रश्न भी एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। आप हालांकि बहुत सारे बच्चे कर चुके होंगे। मैंने समाज कार्य के जो यूनिट नंबर 1 है उसमें परिभाषा, विषय क्षेत्र, सिद्धांत, प्रकृति, लक्ष्य और प्रक्रिया आपसे पूछा जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो पॉइंट है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो है सिद्धांत होता है, प्रकृति होती है, लक्ष्य होता है, और सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो वो है प्रक्रिया। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि परिभाषा बहुत कम पूछे गए हैं, विषय क्षेत्र से भी बहुत कम प्रश्न आए हैं। केवल एक ही बार एक प्रश्न पूछा गया था कि समाज कार्य का निम्न में कौन सा क्षेत्र है। बाकी ऐतिहासिक विकास की अगर मैं बात करूँ तो आपको ऐतिहासिक विकास में केवल 3 ही देशों के बारे में जानकारी रखनी है। और उसमें से भी अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि 60% आपको जानकारी रखनी है भारत के बारे में, और 20% आपको यूएसए के बारे में, और 20% आपको यूके के बारे में इतिहास जानकारी रखनी है कि समाज कार्य का उदय कैसे हुआ और किन किन परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी संस्था आई। बस ये फैक्ट से याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, केवल फैक्ट से याद रखना है बस। उसके बाद हम लोग देखेंगे समाज कार्य में जो है सामाजिक सुधार, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट आप सबके लिए। हर बार प्रश्न पूछा जाता है, ये अप्लाइड के रूप में भी आता है और फैक्ट के रूप में आता है। और जब फैक्ट के रूप में आता है तो सम्मिलित करने वाले में आता है, और कभी कभी एग्जैक्ट वर्ष के नाम से भी पूछ लेता है। जैसे सत्यशोधक समाज कब आया, ठीक है, आर्य समाज कब आया, थियोसॉफिकल सोसाइटी कब आई, ये फैक्ट के रूप में बन जाता है। कभी कभी ये फैक्ट के साथ साथ जो है अप्लाइड प्रश्न को भी लेकर आता है ये, ठीक है। तो यहाँ से मान चलिए इस पॉइंट से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं इस पॉइंट से। भारत में समाज कार्य का व्यवसाय के रूप में, समाज कार्य व्यवसाय के रूप में जब हम देखते हैं इसको, तो एक विद्वान है फ्लेक्सनर, एक विद्वान है, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा फ्लेक्सनर के बारे में, ठीक है। तो फ्लेक्सनर से संबंध में व्यवसाय समाज कार्य के बारे में प्रश्न आता है, पूछा जाता है। जो 1915 में समाज कार्य व्यवसाय के रूप में इसने एक व्यापक भाषण दिया था बेल्टीमोर की सभा में। तो वहाँ से भी आप लोगों से केवल फैक्ट के रूप में आ सकता है। और साथ ही साथ आचार संहिता को भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, क्या क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं, ये चीज़ें होती है। समाज कार्य अभ्यास के दौरान में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय कौन कौन सी थ्योरी आप लगाएंगे, कौन कौन सी थ्योरी के माध्यम से जो है उस सेवार्थी को, समूह को, समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ थ्योरी के नाम आते हैं और प्लस में उस विद्वान का नाम दिया जाता है और उससे आपको मैच करना होता है बेसिकली। ये अपवाद है कि एकाध प्रश्न आ जाते हैं कि मान लीजिए एक्सचेंज थ्योरी पूछ ले, ठीक है, सीबीटी थेरेपी पूछ ले आप लोगों से कि ये किससे रिलेटेड है, किससे समझते, ये अपवाद के रूप में एकाध प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। हालांकि जब मैं आप लोगों से ये इस पर चर्चा करूँगा तो बताऊँगा वहाँ पे, और आपको PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा आप सबसे, ठीक है। तो ये थ्योरी भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। समाज कार्य अभ्यास में बदलता हुआ प्रसंग क्या है, मतलब आज के समय में नए नए दृष्टिकोण आ रहे हैं, नई नई चुनौतियां आ रही हैं, नई नई समस्याएं हमें देखने को मिलते हैं, विभिन्न प्रकार की जो है एक्टिविटी होती है। तो उसको अगर मान लो जो समाज में असामाजिक तथ्य जो फैल रहा है उसको कैसे समाप्त किया जाए, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर कोई चुनौती है तो उसको किस तरीके से आप सामना करेंगे उसका, और कैसे उन व्यक्ति को या समूह को, समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ेंगे, वो बेसिकली आपसे यहाँ से भी एग्ज़ाम में जब प्रश्न पूछा जाता है वो अप्लाइड करके पूछा जाता है। इस चीज़ को आप लोग जाके, तो समाज कार्य अभ्यास का बदलता हुआ प्रसंग है ये, ठीक है। प्रसंग का मतलब आज की जो है जनरेशन, या आप ये कह लीजिए समय, ठीक है, समय, नए नए जो है विभिन्न प्रकार के बिहेवियर्स हमें देखने को मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के असामाजिक तथ्य देखने को मिलते हैं, उसको कैसे शांत करें आप, कैसे दूर करें उसे। फिर विविध परिवेश में समाज कार्य अभ्यास को लेकर, ये बेसिकली आपको बताऊँ इम्पोर्टेंट तो है परिवार को लेकर, बाल, युवा और उद्योग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वृद्ध व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, पर्यावरण और महिला कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल और आपदा प्रबंधन, ये इम्पोर्टेंट है।
यहाँ से आप लोगों से योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछा जा सकता है और कभी कभी आपको थोड़ा बहुत एक्ट को भी रिलेट करके पूछा जा सकता है। तो ये है आपका यूनिट नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम इन सब पर चर्चा आप लोगों से करेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे आप अगर आरपीएससी की और एमपीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ आप लोगों को अगर मैं आपसे बताऊं आरपीएससी में जो सोशल वर्क से प्रश्न बनाया जाएगा आप लोगों से अपने सब्जेक्ट से, बेसिकली ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि रोल ऑफ सोशल वर्कर का क्या हो सकता है, ठीक है, और किस तरीके से आपने जो है समाज में सोशल में यानी समाज कार्य में उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, समाज कार्य का उद्देश्य क्या हो सकता है, उसका सिद्धांत क्या हो सकता है, उसके नेचर क्या हैं, उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, ठीक है, और साथ ही साथ किस तरीके से उसका डेवलप हुआ है यानी विकास हुआ है समाज कार्य का। और प्रोफेशनल सोशल वर्कर को बोला जाता है व्यावसायिक समाज कार्य, ठीक है। हिस्टोरिकल की अगर बात करें डेवलपमेंट में तो वो बेसिकली व्यावसायिक या ऐतिहासिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, जहाँ पे यूके, यूएसए और भारत इन तीनों के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो एमपीपीएससी और आरपीएससी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी आप एक प्रकार से ये कह लीजिए कि यूनिट नंबर जो फर्स्ट है, जितने भी मेडिकल सोशल वर्क के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर फर्स्ट, ठीक है, एक कॉमन टॉपिक है आप सबके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक समाज कार्य से बारे में, और आप लोग भली भांति तरीके से परिचित हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि समाज कार्य जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली सामाजिक विज्ञान से लिया गया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपसे इस तरीके से, अप्लाइड प्रश्न भी आप लोगों से इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। समाज कार्य कहाँ से लिया गया है, तो समाज कार्य याद रखिएगा आप सभी लोग, सामाजिक विज्ञान से लिया गया है समाज कार्य। क्लियर है? आगे अगर हम बात करें तो इसी में अगर हम बात करते हैं समाज कार्य में बेसिकली जो समाज सेवा है वो कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जब हम कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं समाज कार्य में तो उसका उद्देश्य बन जाता है। हमारा उद्देश्य क्या होता है बताएं नेहा, हमारा क्या उद्देश्य है समाज कार्य में? बहुत बढ़िया, सभी बच्चे ने सही एक इन्होंने जो बताया मानवतावादी दर्शन, बिल्कुल सही जवाब है उनका। आवाज़ कट कट के आ रही है क्या मेरी आप सबके पास? यदि किसी बच्चे के पास मेरी आवाज़ स्पष्ट सुनाई नहीं देती है तो वो एक बार लेफ्ट करे, दोबारा से ज्वाइन करे क्लास को। मेरी क्लास स्पष्ट आप लोगों को सुनाई देगी। मेरे यहाँ नेटवर्क पूरा है, हो सकता है आपके यहाँ भी कोई दिक्कत हो सकती है। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था यहाँ पे मेरी बात, चलिए शुरुआत करते। देखिए तो यहाँ अगर मैं आपसे ठीक मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, उनका मैसेज आ रहा था, मैंने देखा भी, ज्वाइन कर लिया। तो हमारा उद्देश्य क्या था समाज कार्य में, जिसे अभी किसी बच्चे ने बोला मानवतावादी दर्शन। वेरी गुड, सही जवाब ये है। आप लोग यहाँ से नोट्स बनाना शुरू कर दें। जो नए बच्चे हैं, चाहे मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट हो, तैयारी कर रहे हैं मेडिकल सोशल वर्क, वो भी नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। और जो यूजीसी के बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो भी आज से नोट्स बनाना शुरू कर दें। देखिए इसका उद्देश्य केवल अगर आपसे जब कभी आप कभी लेक्चर दें या कभी किसी को पढ़ाएं या किसी को बताएं कि मैं समाज कार्य में से संबंधित जो है प्रोग्राम कर रहा हूं, तो उसका उद्देश्य क्या है? मानवतावादी दर्शन पर आधारित है। पहली बात आप ऐसे बोले, समाज कार्य बेसिकली एक सिस्टम से किया जाता है, एक वैज्ञानिक ज्ञान और प्राविधिक निपुणताओं पर आधारित होता है ये, क्योंकि समाज कार्य में हम व्यक्ति के बारे में जानकारी रखते हैं, समूह के बारे में जानकारी रखते हैं, समुदाय के बारे में जानकारी रखते हैं। और फिर मैं अगर आपको बताऊं, केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क को एक सुखी जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करता है सोशल वर्क। क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। याद रखिएगा आप सभी लोग, समाज कार्य में व्यक्ति को और समूह को और समुदाय को, ताकि वो व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करे। इसीलिए तो समाज कार्य आया है। हमारा काम है कि जो व्यक्ति पिछड़ा हुआ हो, है ना, उसको हम क्या कर सकें? समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा आप सभी लोग, समाज कार्य बेसिकली क्या होता है कि ये शैक्षिक और व्यावसायिक विधा है। तो पहले सोशल वर्क प्रोफेशनल नहीं था, अब सोशल वर्क जो है, हालांकि अगर एग्जैक्ट डेट पूछता है आप लोगों से तो 19वीं शताब्दी आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो व्यावसायिक विधा होने के नाते जो सामुदायिक संगठन है और जो अन्य विधियां हैं
उनके द्वारा लोग और समूह के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयास करेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या करा है कि समाज कार्य या समाज सेवा एक ऐसा शैक्षिक एवं व्यावसायिक विधा है जो सामुदायिक संगठन और अन्य विधियों द्वारा लोगों और समूहों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है। और समाज कार्य का जो अर्थ होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा कि सकारात्मक अर्थ होता है सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों को और उसके सामाजिक माहौल के बीच में अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करके व्यक्तियों की क्षमता को बेहतर करना होता है। देखिए एग्जाम में आप लोगों से ना अप्लाइड प्रश्न यही पूछा जाता है, समाज कार्य का आशय बताइए। अब जब आप बता रहे हो कि मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, तो उसमें आप ये जरूर बताएं कि मेरा काम ये है कि वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से, अपने कौशल के माध्यम से, प्रविधि के माध्यम से, सिद्धांत के माध्यम से व्यक्ति और समूह और समुदाय को मैं एक सुखी जीवन व्यतीत करने में उसकी सहायता करूंगा, मदद करूंगा। अब देखिए सहायता का मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ साथ जाएंगे, उसका बस का पास बनवाएंगे, रेलवे का पास बनवाएंगे, उसका जाके जो भी स्टाइफंड वगैरह मिल रहा है, अगर फंड नहीं मिल रहा है या योजना का लाभ नहीं उठा पा रहा है तो उसके साथ साथ जाके आप फॉर्म भरवाएंगे। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे आप एक प्रकार से मार्गदर्शक हैं, आप एक काउंसलर हैं। आप उसे क्या करेंगे, चाहे अगर वो व्यक्ति है इंडिविजुअल तरीके से करेंगे, यदि कोई समूह में इस तरीके का कोई समूह है वो पिछड़ा हुआ है, कई लोग हैं, तो उनको एक समूह के माध्यम से उनको जागरूक करके उस योजना के बारे में बताएंगे और वो जाकर स्वयं करेगा, ठीक है। और उसी तरीके से सामुदायिक संगठन, अगर कोई मान लीजिए किसी बीमारी के बारे में, कोविड-19 के बारे में नहीं जानता है, तो आप कैंप लगाएंगे, कोविड-19 के बारे में उसे बताएंगे कि कैसे कैसे इसके सिम्टम होते हैं और ये किस तरीके से फैलता है, इसका बचाव कैसे है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के आप गोल ले सकते हो और ये केवल आप मार्गदर्शक के रूप में वहाँ पर भूमिका निभाएंगे, ऐसा नहीं। ये अप्लाइड प्रश्न बनाए जाते हैं इस टाइप से, केवल आपको समझना होगा। और अप्लाइड प्रश्न ये नहीं कि केवल यूजीसी में ही पूछा था, मेडिकल सोशल वर्क में भी पूछा था। ये ट्रेंड चल गया है कथन कारण का, है ना, कथन और कारण का ये ट्रेंड चल गया है आज के समय में। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ताकि वे अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करते हुए अपनी तकलीफ़ों को कम कर सकें और इस प्रक्रिया में समाज कार्य लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करे और उन्हें अपने ही मूल्यों की कसौटी पर खरे उतरने में सहायता या सहायक होता है। एक प्रकार से आप इस तरीके की क्रियाविधि वहाँ पे उसके साथ करेंगे। मैं आपसे बताऊं तो समाज कार्य जो है एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने एक बृहद समूह को हम वहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, मैं आपको बता दूं, समुदाय किसको रिप्रेजेंट, वो सम्मिलित करके था, समुदाय किसको रिप्रेजेंट करता है, तो समुदाय एक बृहद को रिप्रेजेंट करता है, बृहद स्तर को रिप्रेजेंट करता है। सूक्ष्म में अगर हम बात करते हैं, सूक्ष्म केशवर को डिफाइन करता है, सूक्ष्म केशवर को डिफाइन करता है। इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान भी रखेंगे, ठीक है। अच्छा, समाज कार्य बेसिकली मानवतावादी जो है मानवाधिकार व्यवसाय भी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। क्यों? क्योंकि जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं, मानवीय क्रियाकलाप में आचरण होता है, सामाजिक सुरक्षा होता है, निर्वाहन होता है, आदि की जो भी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं वो बेसिकली समाज कार्य में ही शामिल की गई है। तो हम लोग ये कह भी सकते हैं जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप वो होगा जो आचरण हो गया, सामाजिक सुरक्षा हो गया, निर्वहन हो गया, आदि बहुत सारे ऐसी क्रियाएं हमें देखने को मिलती है। तो समाज कार्य कला और विज्ञान दोनों के रूप में मान्यता प्राप्त है और ये बेसिकली व्यावसायिक शास्त्र होने के नाते बताया गया है समाज कार्य को, क्योंकि समाज कार्य एक कला भी है, समाज कार्य एक विज्ञान भी है। अब विज्ञान में क्यों कह रहा है? क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति का आप अध्ययन करेंगे, जब भी किसी आप समूह का आप अध्ययन करेंगे, जब भी आप किसी समुदाय का अध्ययन करेंगे तो वो क्रमबद्ध तरीके से करेंगे, एक व्यवस्थित। अब कहने का मतलब ये कि जब आप उसकी समस्या को डिफाइन करेंगे, उसकी समस्याओं को आप विश्लेषित करेंगे तो एक सिस्टम से करेंगे, एक तरीके से करेंगे और उसी के आधार पे आप उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। क्यों? सही है ना? हाँ, तो आप इस चीज़ को सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा। तो समाज कार्य का संबंध मानवीय व्यवहार, क्रियाकलाप, संबंधों एवं समस्याओं से होता है। इस चीज़ को भी आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। सभी को समझ में आ रहा है कि ऊपर से चला जा रहा है?
अभी मैं आप लोगों से सीधा सीधा ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि समाज कार्य बेसिक क्या चीज़ है, समाज कार्य होता क्या है, मैं ये अभी शुरुआत कर रहा हूँ। अभी फैक्ट वगैरह बहुत कुछ आने वाले हैं, अभी आप इसको ध्यान से समझते चलिएगा। तो समाज कार्य एक सहायता मूलक कार्य है। देखिए अभी मैं बात करूँगा, इसकी दो प्रणालियाँ हैं, अभी चर्चा होगी। पहले समाज कार्य के बारे में समझिए। समाज कार्य एक सहायता मूलक कार्य है। तो जब भी कोई पूछे समाज कार्य क्या है, तो सहायता मूलक कार्य है। जो वैज्ञानिक ज्ञान है, प्रविधिक है, निपुणता है, मानव दर्शन है, उसका प्रयोग करते हुए व्यक्तियों को एक व्यक्ति समूह और सदस्य अथवा समुदाय के निवासी के रूप में उसकी मनोसामाजिक समस्याओं का अध्ययन और निदान करने के बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, परामर्श, पर्यावरण में परिवर्तन और आवश्यक सेवाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करता है ना। और उसमें समस्याओं से छुटकारा पा सके, जो भी सोशल एक्शन है, जो भी सामाजिक क्रिया है, उन सामाजिक क्रिया में प्रभावपूर्ण रूप से वो भाग ले सके, लोगों के साथ संतोषजनक समायोजन कर सके और अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव भी कर सके और अपनी सहायता स्वयं करने के योग्य बन सके। तो मैंने शुरुआत में ही एक बात बता दिया था आप लोगों को कि आप लोगों का काम ये है कि वो इंडिपेंडेंट हो सके, स्वावलंबी हो सके, स्वतंत्र बन सके। ये मैंने आपको शुरुआत में भी बता दिया था और वही चीज़ें हैं यहाँ पे समाज कार्य। तो समाज कार्य में अगर हम बात करें तो समाज कार्य की परिभाषाओं में एक विद्वान थे, काफ़ी फेमस विद्वान थे, उनका नाम हेलन था, हेलन क्लार्क था। तो हेलन क्लार्क ने अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि समाज कार्य का जो अर्थ होता है वो कठिनाइयों से ग्रसित व्यक्ति की सहायता करना होता है। हेलन क्लार्क ने क्या परिभाषा दिया? हेलन क्लार्क ने परिभाषा दिया था कि समाज कार्य का जो अर्थ होता है हमारा, आप भी बोल सकते हो, अगर कोई पूछे सोशल वर्क क्या होता है तो सोशल वर्क आप भी ये कह सकते हो कि कठिनाइयों से जो ग्रसित व्यक्ति है उसकी हम मदद करते हैं। हमारा काम ये है, हमारा काम है कि उस व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। आप हेलन क्लार्क की परिभाषा बोल दोगे वहाँ पर, है ना। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बाकी तो आप जानते ही हैं, अब्राहम फ्लेक्सनर महोदय एक थे जिन्होंने कहा था क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है। ये इस तरीके के क्वेश्चन मार्क लगा दिया था समाज कार्य में, क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है। तो इन्होंने सन 1915 में एक भाषण दिया था समाज कार्य में, बल्टीमोर की सभा में, और उसने कहा था कि समाज कार्य को व्यावसायिक सेवा का रूप दिया जाना चाहिए। और हालांकि मिला भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसने क्वेश्चन मार्क शुरुआत में उठाया था, सन 1915 की बात थी, इसने स्पष्टीकरण करने के लिए, है ना। और हेलन क्लार्क की एक किताब आई थी, आप लोगों को मालूम होगा, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क। मालूम है किसी को मेरी बात? हाँ, याद रखिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क, हेलन क्लार्क। यहाँ पे जब हेलन क्लार्क ने ये किताब आप सबको रिप्रेजेंट किया था तो उसमें बेसिकली समाज कार्य की पूरी डिटेल जानकारी लिखा था, उसमें पूरी जानकारी दी गई थी, यानी एक प्रकार से रिसर्च किया था, थ्योरी के आधार पे इसने भी इस चीज़ों को एक्सप्रेस किया था। और उसी किताबों में उन्होंने कुछ जो है विभिन्न प्रकार के अपने सिद्धांत भी बताए थे। और उसमें जो किताब मेंशन किया गया प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क में, उस हेलन क्लार्क की किताब में, उसमें जो बताया गया था युग, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी युगों पर आधारित थी। हेलन क्लार्क की किस पे आधारित थी? युगों पर। और उसी में क्रिटिकल प्रैक्टिस इन सोशल वर्क के बारे में भी चर्चा की गई थी हेलन क्लार्क पर। जी, ये युगों पर आधारित थी। ये मतलब समाज कार्य जो है युग, जो 3 युग है, जैसे प्राचीन युग है, मध्य युग है, आधुनिक युग है, इन युगों के बारे में बताया गया था उस किताब में। इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उसमें ये बताया गया, जैसे एक युग बताया गया प्राचीन युग, एक बताया गया मध्य युग और एक बताया गया आधुनिक युग। ये 3 युग बताए गए थे। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट थी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क बताया गया था। अच्छा, हेलन क्लार्क जब इस तरीके की चर्चा इन्होंने करना स्टार्ट किया। अच्छा, हेलन क्लार्क कहीं कहीं आप लोग, मैं बता दूं, एलिजाबेथन का नाम भी आता है, हेलन एलिजाबेथन क्लार्क की लेकर, तो वो भी नाम आपका सही है, ठीक है, उसमें भी आप जो है सही का रूप देंगे, ठीक है। और आपको बता दूं, एक जैसे कभी पूछता है ना, केसवर की माता कौन है? समाज कार्य में जो है सामाजिक व्यक्ति कार्य की माता किसे कहा जाता है? तो आप लोग नाम लगाएंगे, जो है मैरी रिचमंड का नाम लगाएंगे। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने यहाँ पे, मैरी रिचमंड का वो जवाब आप सबके लिए
करेक्ट हो जाएगा। ठीक, वहाँ पर ये जवाब आपका करेक्ट हो जाएगा। हालांकि जब इस तरीके की बात आई तो सन 1994 और 95 के बीच का दशक था वो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क का। और उस समय जो प्राचीन युग में बोला गया वो क्या बोला गया था, किसी को याद है प्राचीन युग में क्या कहा था उसने? अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, सही। प्राचीन युग में एक लाइन में आप चाहो तो नोट कर सकते हो, इसको बना भी सकते हो। प्राचीन युग में इन्होंने ये बताया था, कहा था कि यहाँ पे जो निर्बल लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, जो अपाहिज हैं, जो रोगग्रस्त हैं, जो अनाथ हैं, जो निराश्रित हैं, जो वृद्ध हैं, उन व्यक्तियों की सहायता करना है और अपना धार्मिक कर्तव्य समझते थे और समस्याग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करते थे। दया और सहानुभूति की भावना से प्रेरित होकर अर्थदान और वस्तुदान के द्वारा करने का जो प्रयास करते थे वह क्रियाविधि प्राचीन समय में चलती थी। कहने का तात्पर्य ये था कि आज अगर हम एग्जाम में जब कभी प्रश्न लगाते हैं, हमारे ऑप्शन में सहानुभूति, तदानुभूति, संवेदनाएं जैसे ऑप्शन में आते हैं, तो हम तदानुभूति की तरफ ज़्यादातर अग्रसर होते हैं, सहानुभूति की तरफ अग्रसर नहीं होते हैं। क्योंकि अब समाज, या हम कहें कि हमारा देश और अन्य देश भी जो है काफ़ी इम्प्रूव कर चुका है। वो समझ चुका है कि यहाँ पर उनको जो है सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत है मार्गदर्शन की, उनको ज़रूरत है एक्टिविटी की। वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आप उनके साथ सहानुभूति ना दिखाएं कि आपने उसको वस्तु दान दे दिया, आप उसने खाना खिला दिया, आप उसको एक्टिविटी बता दीजिए, है ना, वो खुद करेगा। तो पहले ये करता था, पहले ऐसा नहीं होता था कि उसको जो है काउंसलिंग वगैरह नहीं होती थी। पहले उसको वस्तु दान दे दिया जाता था। कोई जैसे अगर आप वस्तु दान समझ ही रहे होंगे, वस्तु दान का मतलब क्या होता है, जिसको जैसी आवश्यकता है उसको उस तरीके से उसको उस प्रकार, हाँ, और जो है प्रोवाइड कर दिया जाता था, है ना। तो आज जो है उसके जगह पे आप लोगों ने सुना भी होगा, फेसबुक वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, वीडियोज़ वगैरह आपने देखा होगा कि कोई अगर भिक्षा मांग रहा है या निर्बल है या निर्धन है तो उस व्यक्ति को जॉब वगैरह भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, आपने देखा होगा, है ना। तो ये क्रियाविधि चलती थी प्राचीन के समय में। अब बदल गया ना समय। अगर अब बात करें हम मध्य युग के बारे में, जी, वस्तुदान हो गया। जिससे आप अगर कोई भिक्षा मांगता था तो पहले हम क्या करते थे, उसको कपड़े दे देते थे, है ना, कभी कोई खाना वगैरह खिला देते थे, है ना, कुछ भी अगर उसको ज़रूरत पड़ जाती थी उसको हम दे देते थे, प्रोवाइड करा देते थे। इस तरीके की बात होती थी प्राचीन समय में, है ना, प्राचीन समय में इस तरीके की बात होती थी। अगर हम जब व्यवसाय समाज कार्य के प्रक्रिया में जाते हैं तो व्यवसाय समाज की प्रक्रिया के हिसाब से अगर देखते हैं तो पहले जो दिव्यांगता की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो उनके कान में छेद कर दिया जाता था, उनके खोपड़ी में छेद कर दिया जाता था। तो और कभी कभी उसको ऊपरी बवाल समझते थे, है ना, कि ये ऊपरी बवाल है। ऊपरी बवाल समझ रहे हैं, ऊपरी बवाल किसको कहते हैं? हाँ, तो जादू टोना, है ना, तो वो समझते थे। उसको ठीक करने के लिए उसको काफ़ी उसको समस्याओं से गुजरना पड़ता था। लोग जागरूक नहीं हुआ होते थे पहले। अब ऐसा नहीं है, ये प्राचीन समय में होता था। व्यवसाय समाज कार्य में जब हम पढ़ते हैं डीप में, ब्रीफ में जाके ना, तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है ना। अच्छा, मध्य युग की बात कर लेते हैं। मध्य युग बेसिकली क्या होता है? मध्य युग में 18वीं शताब्दी में बेसिकली अब वहाँ से वस्तुदान अर्थदान से हटकर आपका मानवतावादी पे आ गया ये। और ये सारी बातें जो है हेलन क्लार्क की बात है। अब ये आ गया मानवतावादी दृष्टिकोण से उत्पत्ति हुई इसकी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे प्रेरणा, सेवा, धर्म, दया की भावना कुछ नहीं थी। यहाँ केवल मानवतावाद पर आधारित था ये भी मानवता। अच्छा, अभी भी देखिए, मन करेगा तो उनको दे देंगे, उसकी हेल्प कर देंगे, मन करेगा तो नहीं करेंगे। और ऐसी कंडीशन पे आप पूरा समझे कि मध्यकाल ऐसे ही था, मन का मौजी था, परंतु मानवतावाद पर आधारित था भाई। अगर हाँ, व्यक्ति अपना कर्तव्य समझकर काम करता था और प्राथमिकता वो हाँ, आप ये बात भी वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, सही, ठीक है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है आप सबसे कि जैसे अगर मैं समाज कार्य में कोई गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, निरक्षरता आदि जो समस्याएं ऐसी हैं जिसमें मनुष्य का सामाजिक पर्यावरण प्रभावित होता है और उसको कुसमायोजन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है,
तो मानव समाज समस्याओं के स्वरूप में भौतिक और मनोसामाजिक दोनों प्रकार का होता है। तो वैसे तो प्रत्येक समस्या स्वयं से अलग है, विशिष्ट होती है, किंतु समस्याएं आपस में अंतर संबंधित होती हैं, एक दूसरे की उत्पत्ति के कारण ही तो बनती है। तो आज का जो युग विशेषीकरण युग है और इसमें प्रत्येक समस्या का एक विशिष्ट समस्या मानकर उसका समाधान किया जाता है। तो यह आधुनिक समय का पार्ट बन जाता है। मानवतावाद करें तो वो मानवतावाद था, मानवतावाद से 18वीं शताब्दी में आया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। शायद एक बार प्रश्न भी पूछा गया मानवतावाद समाज कार्य में कब से इसका उत्पत्ति हुई थी, तो वो 18वीं शताब्दी थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आधुनिक युग के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, प्रश्न यहीं से बनाया जाता है आधुनिक युग से। आपको यहाँ अगर हम बात जब करते हैं आधुनिक युग में, तो ये बेसिकली प्राचीन का और प्लस मध्य युग का दोनों का मिक्सर है ये। और जब प्राचीन और मध्य की भांति इसी काल में दया, धर्म और मानवता के प्रति कर्तव्य की भावना के आधार पर सेवा करना जो प्रचलन हुआ, वो एक नाम मात्र ही रह गया। परंतु यहाँ पर क्रिया विधि अब देखते हैं आप व्यवसाय समाज कार्य का। तो ये इसीलिए तो व्यवसाय कहा गया इसे कि ये व्यवसाय समाज कार्य है। तो आप 19वीं शताब्दी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपको एक बार बता दूँ, 1936 के दौरान जब TISS आया, टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस, तो उस दौरान में व्यवसाय समाज कार्य के बारे में चर्चा पर चर्चा होना प्रारंभ हो गई थी 1936 में। ठीक है, अब ऐसा आप ना समझेंगे कि केवल समाज कार्य जब से आया तब से नहीं था, नहीं, उसी समय से ये स्टार्ट हुआ था। इसलिए आप यहाँ पे कह सकते हो कि आधुनिक युग में जो है 19वीं शताब्दी में प्राचीन और मध्य दोनों का मिक्सर था। और ये बेसिकली जो था व्यवसाय समाज कार्य का रूप जो है विकसित हो रहा है और दिन प्रतिदिन यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो ये हेलन क्लार्क का था। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इसको आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए, है ना, बनता है प्रश्न। तो मैं बात कर रहा था, तो अच्छा, इनकी परिभाषा के बारे में मैंने बताया था। लेन क्लार्क ने परिभाषा क्या बोला था, इसने कहा था कि इसका जो समाज कार्य का अर्थ बताया, उसने कहा कठिनाइयों से ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता अगर आप कर रहे हैं तो वो समाज कार्य है, ये आप बोल सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर महोदय थे, इन्होंने समाज कार्य के बारे में परिभाषा दिया था और आप भली भांति तरीके से इनकी परिभाषाओं से रूबरू हैं और परिचित भी हैं, है ना। तो क्या इन्होंने बोला था समाज कार्य में, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने परिभाषा क्या दिया था, किसी को मालूम है? बताइए। बिल्कुल करेक्ट जवाब। सामाजिक ढंग वैज्ञानिक प्रवृत्तियों, निपुणताओं सबका यूज करता है और मनोसामाजिक को सुलझाता है। बिल्कुल 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 सही जवाब। तो समाज कार्य एक कला और विज्ञान दोनों है। इस तरीके का स्टेटमेंट जो प्रकट हुआ था वो वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर के द्वारा हुआ था। वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर महोदय के द्वारा इस चीज़ों के बारे में बताया गया था, समाज कार्य एक कला और विज्ञान दोनों है। अब आपको मैं अगर आपसे बात करूं यहाँ पर, तो इन्होंने देखो किस तरीके से बोला है कि समाज कार्य वैज्ञानिक ज्ञान और मानवीय संबंधों में निपुणताओं पर आधारित एक व्यावसायिक सेवा है जो व्यक्तियों की अकेले अथवा समूहों में सामाजिक और व्यक्तिगत संतोष एक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करती। वही आपका क्या हो जाएगा, समाज कार्य हो जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा, समाज कार्य हो जाएगा। अच्छा, आपने पता भी होगा आप सबको, है ना, आप सब भलीभांति तरीके से परिचित भी होंगे समाज कार्य में। तो किसने आप सबको बताया था इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर? जी, किसने बताया था ये? हाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पे वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर महोदय के द्वारा एक कॉन्सेप्ट आया था, एक किताब आई थी। उस किताब का नाम आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है ये। UGC मेडिकल सोशल वर्क में ये आप सबसे पूछा जा सकता है। सोशल वेलफेयर, इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर, ये किताब जो पब्लिश की गई थी, उसके जो डेट आती है मेंशन की जाती है, वो मेंशन की जाती है सन 1980। 1980 याद कर लीजिएगा सभी लोग इस चीज़ को।
ध्यान रख लीजिएगा आप सभी लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये किताब के रूप में जो है उभर के सामने आई थी, इंट्रोडक्शन सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर महोदय की बातें यहीं समाप्त नहीं हुई। इन्होंने जब कहा कि समाज कार्य वैज्ञानिक और क्रमबद्ध ज्ञान और प्रणालियों पर आधारित व्यवसाय है, और इन्होंने उसी के आधार पे इन्हीं की 6 कार्य प्रणालियाँ थी। काम करने की 6 कार्य प्रणालियाँ होती हैं। समाज कार्य में काम करने का जो तरीका होता है वो 6 तरीके से होता है। उसी को 6 कार्य प्रणालियाँ के नाम से जाना गया, जिसके माध्यम से वह लोगों की सहायता प्रदान करेगा। इन्होंने कहा कि सहायता जो है प्रशिक्षित लोगों के द्वारा प्रदान की जाएगी। अब प्रशिक्षित का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने बीए कर रखा है बायो से, एमए कर रखा है बायो से, तो आप उसे प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षित करने का मतलब ये था कि जो बच्चा सोशल वर्क से एमएसडब्ल्यू किया होगा, सोशल वर्क से बीएसडब्ल्यू किया होगा, वह व्यक्ति प्रशिक्षित होना चाहिए, उसकी सहायता कंपलसरी हो, वो सही आपको मार्गदर्शन प्रोवाइड करेगा या मार्गदर्शन आपको देगा। तो जो प्रशिक्षित व्यक्ति उसकी सहायता करेगा वह सामाजिक कार्यकर्ता कहलाता है। ये बात आप जानते हैं। वह सहायता प्रशिक्षित लोगों के द्वारा प्रदान की जाएगी, और सहायता लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, बताइए? सेवार्थी कहलाता है, बिल्कुल। और यहाँ पे जो प्रशिक्षित व्यक्ति होता है, जो सहायता देता है, वह क्या कहलाता है? कार्यकर्ता। तो वास्तव में समाज कार्य इन 6 पद्धतियों में कार्यकर्ता और उनके सेवार्थी का संबंध ही सर्वप्रमुख माना गया। और इन 6 पद्धतियों में 3 पद्धतियों को प्राथमिक प्रणाली कहा गया, और 3 अन्य सहायक प्रणाली के नाम से जानी गई, जिसको गौड़ भी कहा जाता है, द्वितीयक भी कहा जाता है, सहायक भी कहा जाता है, सेकेंडरी भी कहा जाता है। और ये 2 टाइप का डिवाइड करने वाला जो अगर कोई विद्वान है उसका नाम है वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर। आप नोट कर सकते हैं। प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? केस वर्क आता है, ग्रुप वर्क आता है, और आपका एक कम्युनिटी वर्क आता है। वहीं जब हम सेकेंडरी प्रणाली की बात करते हैं, सहायक प्रणाली की हम लोग बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत भी 3 बातें आती हैं। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन आता है, सोशल एक्शन आता है, और आपका सोशल रिसर्च आता है। इन 3 और 6 प्रणालियाँ के बारे में चर्चा वाल्टर एंड्रियास महोदय ने किया था। इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान रखेंगे। स्पष्ट हो गया? चलो जी, प्रणालियाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सोशल केस वर्क है, सोशल ग्रुप वर्क है, सोशल कम्युनिटी वर्क है प्राथमिक प्रणाली में, और सहायक प्रणाली में सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप समाज कल्याण प्रशासन कहते हो, और सहायक प्रणाली में सोशल एक्शन है, जिसको आप सामाजिक क्रिया कहते हो। सोशल रिसर्च में आप जिसको बोलते हो सामाजिक शोध का नाम देते हो आप, रिसर्च, ये है। चलिए आगे देखिए, परिभाषा के रूप में और भी विद्वानों के अलग अलग दृष्टिकोण हमारे सामने देखने को नज़र आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम परिभाषा के रूप में आगे बढ़ते हैं तो एक परिभाषा आता है इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क। आपने नाम इसका भी तो सुना ही होगा, इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क। जी क्या करें, 6 प्रणाली नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूँ। देखिए केस वर्क में मैम एक सिंपल सी बात है, केवल इतनी जानकारी आप यहाँ पे ये रखिए कि केस वर्क हम उसे कहते हैं जब किसी व्यक्तिगत, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति को आप उसके साथ काम करते हैं तो वह आपका केस वर्क कहलाता है। ग्रुप वर्क वो कहलाएगा आपका जहाँ पे आप कहीं गए और आपने देखा कि एक व्यक्ति नहीं है, लगभग 8 से 10 लोग हैं, हो सकता है देखो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति को समूह में हम घोषित कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर 3 व्यक्ति है तो नहीं करेंगे ग्रुप, 3 व्यक्ति भी अगर है तो आप उसे ग्रुप में मदद करिए, 2 व्यक्ति भी अगर आ गए तो भी आप उसे ग्रुप का नाम देंगे, ना कि आप उसे केशवर्क का नाम देंगे। हाँ आप यहाँ पे भी ये ना सोचें कि परिवार में तो 2-3 लोग होते हैं तो 2-3 लोग जो है ग्रुप का पार्ट बन जाए, नहीं नहीं नहीं, परिवार आपका जो बनेगा वो केशवर्क का पार्ट बनेगा, ना कि ग्रुप वर्क का पार्ट बनेगा। तो जब कभी आपको 2 या 3 व्यक्ति मिले
परिवार अगर मिलेगा तो वो ग्रुप वर्क नहीं होगा, वो केस वर्क होगा। अगर परिवार नहीं, अलग अलग मान लीजिए उसकी जो है अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग घर के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग पेरेंट्स हैं उसके, तो वो ग्रुप वर्क का पार्ट बनेगा। तो ग्रुप वर्क में अगर मान लीजिए किसी की जागरूकता कर रहे हैं या किसी को कोई गाइडलाइन या गाइड दे रहे हैं या आप मार्गदर्शन दे रहे हैं, प्रोवाइड कर, इस तरीके का वो क्रियाविधि आपकी ग्रुप वर्क कहलाएगी। और आपने कम्युनिटी वर्क में, जैसे आप किसी क्षेत्र में गए, कोई मलिन बस्ती है, कोई पिछड़ी हुई बस्ती है, कोई वंचित वर्ग के लोग हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के साथ जब आप काम करना शुरू कर देंगे तो वो आपका कम्युनिटी वर्क बन जाएगा। या किसी क्षेत्र में चले गए, ठीक है, उस कम्युनिटी में चले गए, वहाँ के कम्युनिटी के लोग हैं जो उनको पता ही नहीं है कोविड के बारे में, उनको पता ही नहीं टीकाकरण के बारे में, उनको पता ही नहीं है विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, तो उनको जाके आप जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे, तो ये आपका कम्युनिटी वर्क के अंतर्गत आप काम करेंगे। तो ये केस वर्क में एक व्यक्ति के साथ होगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे तो ग्रुप वर्क में होगा। और कम्युनिटी वर्क एक बृहद स्तर का है, तो इसमें कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं किया गया है। तो आप समझ सकते हो कम्युनिटी में कौन गांव वगैरह आते हैं, घर पूरा आ जाता है वहाँ पे, है ना। तो एक घर में कई सदस्य हो सकते हैं, 2 सदस्य हो सकते हैं, 3 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। तो कई घरों की बात होती है यहाँ पे कम्युनिटी वर्क में। एग्जैक्ट कोई परिभाषा नहीं पूछता है कि 10 घरों की कहेंगे क्या कम्युनिटी वर्क, 20 घरों का कम्युनिटी वर्क कहेंगे क्या, 100 घरों का कहेंगे कम्युनिटी, ऐसा एग्जैक्ट कोई परिभाषा नहीं बनाई गई है। परंतु कम्युनिटी में जो काम होता है वो बेसिकली एक भौगोलिक क्षेत्र पर काम होता है। उस भौगोलिक में कितने घर हैं ऑटोमेटिक आ जाता है, वो एक निश्चित भूभौगोलिक क्षेत्र की बात होती है कम्युनिटी वर्क में, है ना। समझ में आया मैडम? ये डिफाइन मैंने कर दिया आपको, नहीं बोल रहे हो आप? क्या और डीप में जाना है मुझे? ठीक है, ठीक है। तो ये अब हम बात करते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे एक नेक्स्ट परिभाषा लेते हैं। ये भी परिभाषा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी, काफ़ी एग्जाम में ये प्रश्न बनकर पूछा भी गया है ना। इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क, और इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क के अकॉर्डिंग, तो ये सन 1955 की बात है। कब की? सन 1955 की बात है। और उस दौरान में समाज कार्य, मानवतावादी दर्शन और वैज्ञानिक ज्ञान एवं प्रविधिक निपुणताओं पर आधारित व्यक्तियों और समूह और समुदाय को एक सुखी और संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करने हेतु कल्याणकारी क्रियाओं का करना ही समाज कार्य कहलाता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि समाज कार्य वो होता है जहाँ मानवतावादी दर्शन पर आधारित होगा, एक प्रकार से ह्यूमैनिटीज़ फिलॉसफी है, जहाँ पर आप सिस्टमैटिक ढंग से साइंटिफिक मेथड या नॉलेज के माध्यम से या कौशल स्किल के माध्यम से आधार पर आप व्यक्ति को, समूह को, समुदाय को एक सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए उसकी मदद कर रहे हैं, ताकि वो विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी क्रियाओं को वो कर सके और इंडिपेंडेंट हो सके। ऐसी परिभाषा इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क के द्वारा दी गई थी सन 1955 में। सन 1955 में। आप सबको मैं एक बात बता दूं, ये भी चीज़ें आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि जो समाज कार्य आया भारत में वो आया था सन 1936 में, 1936 में आया था। आप सबको भली भांति तरीके से मालूम होगा। और भारतीय समाज कार्य के संस्थापक उस समय कौन रहे थे, आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन थे? डॉक्टर क्लिफोर्ड। हाँ, क्लिफोर्ड जो है, क्लिफोर्ड मॉन्सर्ट यहाँ पे जो भूमिका इन्होंने निभाया। हालांकि टाटा एक विद्वान का नाम, एक व्यक्ति का नाम है, और इन्होंने जो है इसकी स्थापना में भूमिका तो निभाई थी, परंतु मानवता के सिद्धांत के द्वारा निर्देशित ज़रूरतमंद लोगों के लिए समाज सेवा के माध्यम से समाज कार्य जब पहला स्कूल खोला गया सन 1936 में, तो उसके अध्यक्ष के रूप में उनको जो नियुक्त किया गया था क्लिफोर्ड के बारे में, डॉक्टर मॉन्सर्ट के बारे में। और इन्होंने बेसिकली सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकताओं को महसूस भी किया था, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को महसूस भी किया था। तो इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सभी लोग। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, है ना, फर्स्ट सोशल वर्कर इंडियन कौन है, तो आप देखिए, अगर सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब के रूप में या समाज सुधार के हिसाब के रूप में देख रहे हैं, तो वहाँ पर भूमिका राजा राम मोहन राय जी का आता है। और उसके अंतर्गत जिस तरीके से समाज सेवाएं चलाई गई हैं, आप वहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। विनोबा भावे का नाम, और आपका भूदान आंदोलन चलाया था जो है रनाडे का नाम आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, परंतु वो बातें आती हैं कब? रमाबाई रनाडे
इन सब की भूमिकाएं तब आती है जब हम सुधार की बात करते हैं, सामाजिक सुधार की बात करते हैं, है ना, सामाजिक सुधार की बात करते हैं, है कि नहीं। अच्छा, आप ये बताइए जरा, आप सभी लोग, समाज कार्य के जनक किसे कहा जाता है? जेम्स एडम्स। समाज कार्य के जनक किसे कहा जाता है? हाँ, जेम्स। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब हम समाजशास्त्र की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो वहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया हमारे हिसाब से जाती है अगस्ट काम्टे का। लेकिन हम सोशल वर्क के हिसाब से अगर बात करते हैं तो हमारे सामने जो भूमिकाएं देखने को मिलती है जेम्स एडम्स को मिलती है। इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। भारतीय समाज कार्य के अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सब को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। भारतीय समाज कार्य के जनक कौन थे? तो आर के मुखर्जी का नाम आएगा। आप इसको सभी लोग नोट कर लीजिए, आर के मुखर्जी का नाम आएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आप सबके लिए। भारत समाज की बात अगर मैं कर रहा हूँ, समाज कार्य की जनक जी, राधा कमल मुखर्जी करके, हाँ, आर के मुखर्जी, ओके, राधा कमल मुखर्जी, हाँ, वही, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो, अगस्ट काम्टे का भी नाम कम नहीं है, वो आप लोगों से पूछा जा सकता है ना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और फर्स्ट सोशल वर्क फाउंडर, अच्छा, नहीं, दोराब जी टाटा तो इंडिया की बात कर लिया आपने। आप क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट सोशल वर्कर जो हैं वो कौन थे सबसे पहले? भारत के नहीं, समाज कार्य के जनक ही कौन है? हाँ, जेम्स एडम्स हो जाएंगे, जेम्स एडम्स ही आपके फाउंडर होंगे, फाउंडर जेम्स एडम्स ही होंगे। केस वर्क में बात अगर हमें आती है तो मैरी रिचमंड की भूमिका आती है, मैरी रिचमंड की भूमिका आती है। इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है जेम्स एडम्स को, ये भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में हम लोगों से देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, ऐसे हमें भूमिकाएं देखने को मिलती है। अच्छा, आपने नाम एक विद्वान का नाम और सुना होगा आपने, कार्ला बर्टन के नाम। मैं थोड़ा सा 5 विद्वान का नाम लूँगा और 5 विद्वान अगर आपको याद रहेंगे तो सोशल वर्क आप जानते हो अच्छे से। कार्ला बर्टन, अच्छा, ये एक ऐसे विद्वान थे समाज कार्य में, जो है इन्होंने एक रिकॉर्डिंग क्लर्क कार्ला बर्टन ने उन परिस्थितियों से अवगत कराया था जिसके तहत सैनिकों के साथ लड़ाई में घायल होने के बाद व्यवहार किया था। तो कहने का मतलब ये था कि इन्होंने एक प्रकार से निस्वार्थ भाव से मदद किया, सेवा, और इन्होंने उस जो सेवा की भावना बताया, एक प्रकार से वो युद्ध के जैसे एक युद्ध हुआ था, गृह युद्ध के दौरान में, उस परिस्थितियों में घायल व्यक्तियों के साथ एक वांछनीय व्यवहार करके उनकी समस्याएं दूर करने के बजाय स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य में काम किया, स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में। तो उन्होंने एक एंजल्स ऑफ द जो है बैटलफील्ड नामक एक किताब लिखा, बैटलफील्ड, जहाँ पे एंजल ऑफ द बैटलफील्ड। तो इन्होंने सोल्जर्स के बारे में बात किया था, सैनिकों से। तो सैनिकों से स्नेह करना और उनकी प्रशंसा करना, है ना, और इस तरीके से उन्होंने इनकी मदद की ताकि उनके स्वास्थ्य में जो है बदलाव देखने को मिला। तो कार्ला बर्टन की भूमिका भी थोड़ा सा मिलती है, परंतु ये स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य मिलती है, उनकी बिहेवियर के परिप्रेक्ष्य में मिलता है समाज कार्य में। और एक विद्वान जेम्स एडम्स, आप जानते ही हैं जेम्स एडम्स की भूमिका कहाँ पे मिलती है। जेम्स एडम्स सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने गरीब और अमेरिकी जो दुर्दशा थी उसकी समझना, उस दुर्दशा को समझकर उन्होंने स्वेच्छा से जो है उसकी मदद की।
और आपने शिकागो में हल हाउस देखा होगा, व्यवस्थापन गृह, जो भूमिका इन्होंने एक निभाई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। कम्युनिटी तो गरीबों की मदद करना, निर्धनों की मदद करना ना, तो ये जेम्स एडम की भूमिका आई। गरीबों को मदद करना और असहाय की मदद करना, जेम्स एडम्स की भूमिका यहाँ पे देखने को मिली थी। ठीक है, एक बात याद है, एक आपने नाम सुना होगा जीनेट रैंकिंग के नाम। अच्छा, जेम्स एडम्स हो गए, एडम्स हो गए, एडम्स के बाद आपका एक नाम आता है और जीनेट रैंकिंग। अब इनकी जो भूमिका थी सोशल वर्क में अगर मैं बात करूं तो ये भविष्य की महिला सामाजिक कार्यकर्ता की पीढ़ियों के लिए जो है बेसिकली मार्ग प्रशस्त कराया था। मार्ग प्रशस्त कराया मतलब एक प्रकार से काउंसलिंग की थी और लोगों को जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम इनका था। तो इन्होंने महिलाओं के मताधिकार आंदोलन में अथक प्रयास किया था। महिलाओं के मताधिकार आंदोलन में अथक प्रयास करने वाली एक विद्वान थी ये जेनेट रैंकिंग महोदय। तो जीवन भर सामाजिक कारणों और शांतिवाद को समर्पित थी और उसने एक बुजुर्ग महिला के रूप में कोरियाई और वियतनाम युद्धों का विरोध भी किया था। तो जेनेट रैंकिंग का नाम आता है, तो ये भी एक सोशल वर्कर ही है। तो इन लोगों एक ऐसे महान विद्वान हैं जिनकी भूमिका हमें देखने को मिली है। इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान भी रखेंगे। और एक भूमिका आपको अगर मैं बात करूं, एक और विद्वान आते हैं, उनका नाम है एडवर्ड डिवाइन। एडवर्ड डिवाइन। अच्छा, इनकी भूमिका क्या है मैं आपको बता दूं। सन 1919 में अर्थशास्त्र में इन्होंने पीएचडी कर लिया था और डिवाइन महोदय ने, और इन्होंने सामाजिक कार्यों के बोझ के क्षेत्र में जो है विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी किया और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में काम भी किया था इन्होंने, और स्वयं सेवक और एजेंडा के रूप में जो है पेशेवर जो व्यावसायिक समाज कार्य है उसका एक व्यापक रूप दिया था। आज के समय में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी भूमिका हमें देखने को मिली थी। तो जो केस वर्क शब्द है उसका उपयोग करने वाला अगर कोई व्यक्ति है वह है एडवर्ड डिवाइन। केस वर्क शब्द, तो एक इंडिविजुअल के रूप में इन्होंने बेसिकली काम करने की भूमिका किया है। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, इंडिविजुअल के रूप में, व्यक्तिगत रूप में काम करने वाली भूमिका हमें देखने को मिली है। स्पष्ट हुआ? बताइए एक बार जरा। जी सर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं, चलो। तो अच्छा, कितने विद्वान हो गए? 4 हो गए ना। और एक नाम आता है आप सबके सामने जो है हैरी हैपकिंस। और हैरी हैपकिंस एक ऐसे विद्वान है, ये इन्होंने वंचित लोगों के साथ काम किया, वंचित वर्गों के जो लोग थे उनके साथ काम किया। जीवन को आसान और बेहतर बनाने की कोशिश अगर कोई किया है तो इसने। और उस समय राष्ट्रपति, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, उन्हीं के सलाहकार के माध्यम से लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया था। ये ऐसे विद्वान हैं, इनका आप नाम रखिएगा याद, क्योंकि 5 विद्वान सोशल वर्क में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आप लोगों से प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। स्पष्ट है सभी को ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो मैं फिर अब आगे बढ़ता हूँ। आगे हम बात करते हैं, एक ऑथर फिंक महोदय हैं, इन्होंने एक परिभाषा दिया कि समाज कार्य अकेले और समूह में व्यक्तियों के वर्तमान अथवा भावी ऐसी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं जो समाज में पूर्ण अथवा प्रभावपूर्ण सहभागिता को रोकती है अथवा रोक सकती है, उनके विरुद्ध सहायता प्रदान करने हेतु प्रचलित सेवाओं का प्रावधान होता है। ये परिभाषा के रूप में फिंक है। क्या करें आप? सर कोई अनम्यूट है, बहुत बैकग्राउंड आवाज आ रही है। ओके, एक बार म्यूट हो जाइए। तो ऑथर फिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि एलिस चेनी, यहाँ पे देखिए परिभाषा सन 1936 की इनकी परिभाषा थी, और ये भी एक ऐसे विद्वान थे, काफ़ी म्यूट हो जाइए भाई। तो ये काफ़ी फेमस परिभाषा रही थी ऑथर फिंक महोदय की और एलिस चेनी को। तो एलिस चेनी ने बेसिकली समाज कार्य में वह सब अच्छे प्रयास सम्मिलित किए हैं जिनका संबंध सामाजिक
संबंधों से था और वैज्ञानिक ज्ञान और वैज्ञानिक विधियों पर आधारित था, या आप कह लीजिए वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करते थे एलिस चेनी महोदय ने। इनका पूरा नाम एलिस चेनी है। सन 1936 में ये चीज़ें देखने को मिली थी। बात करते हैं अगर हम आगे, हालांकि और भी परिभाषा हमें देखने को मिलती है। एक परिभाषा आपने नाम सुना होगा सुनील चंद्र के बारे में। सुनील चंद्र के बारे में सुनील चंद्र ने परिभाषा दिया कि समाज कार्य जो है जीवन के मानदंड आप जानते होंगे, बेसिकली नियम को बताता है, रेगुलेशंस को बताता है। तो मानदंड को जो है उन्नत बनाना और समाज के सामाजिक विकास की किसी स्थिति में व्यक्ति, परिवार, समूह के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक कल्याण हेतु सामाजिक नीति का क्रियान्वयन में सार्वजनिक और निजी प्रयास करता है, वह गतिशील क्रिया बन जाती है और वह गतिशील क्रिया होने के नाते समाज कार्य की परिभाषा बन जाती है। और यह परिभाषा सुनील चंद्र ने बताई थी। ये परिभाषा थी। स्टुप की परिभाषा आप लोगों ने सुना भी होगा। एक स्टुप विद्वान है, स्टुप महोदय ने कहा कि समाज कार्य ऐसी कला है जिसमें विभिन्न साधनों का प्रयोग व्यक्ति, समूह, समुदाय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है और उसके लिए ऐसी वैधानिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है जिसमें लोगों की सहायता की जाती है और वे स्वयं अपनी सहायता कर सकते हैं। तो ये परिभाषा स्टुप की बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पर, ठीक है, जो मैंने आपको परिभाषा के रूप में बताया। अब देखिए यहाँ पे 6 प्रणालियाँ थी जो मैंने अभी आपको बताया है। 3 प्रणालियाँ आपकी प्राथमिक हो गई, 3 प्रणालियाँ आपकी सहायक हो गई, जो मैं आप लोगों को अभी ऊपर बता चुका हूँ। आगे अगर हम बात करते हैं समाज कार्य की, एलन क्लार्क की परिभाषा किताब के बारे में बताया था, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क के बारे में, जहाँ पे 3 युगों के आधार पर वर्गीकृत करके स्पष्ट किया था इस किताब में। और आपको बताया मैंने भी प्राचीन युग क्या था, जहाँ पे निर्बल, निर्धन, अपाहिज, रोगग्रस्त, अनाथ व्यक्ति, वृद्ध और निराश्रित व्यक्ति की सहायता करना था धार्मिक कर्तव्य समझते थे और समस्याग्रस्त और व्यक्ति की सहायता दया और सहानुभूति की भावना से प्रेरित होकर अर्थदान और वस्तुदान का द्वारा जो है प्रयास किया जाता था। तो मैंने अभी आपको बताया है ये प्राचीन काल के बारे में। फिर मैंने अभी आपको बताया था मध्य युग के बारे में, मध्यकाल के बारे में। 18वीं शताब्दी में मानवतावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति हुई थी और इसमें जो है प्रेरणा, धर्म, दया की भावना का फल ना होकर मानवतावाद पर आधारित था। यहाँ पे मानव समाज के प्रति जागरूक हुआ और मनोसामाजिक और आर्थिक और शारीरिक कठिनाइयों से पीड़ित व्यक्ति को सहायता करना और अपना कर्तव्य समझकर अपनी क्षमता के अनुरूप वो जन सेवा में भाग लेना, वो भूमिका आ गई मध्यकाल में। फिर उसके बाद हमने बताया था अभी मध्यकाल, आधुनिक युग में, तो मैंने कहा था कि प्राचीन काल और मध्य युग को प्लस कर दीजिए। इसी की भांति इस काल में दया, धर्म, मानवता के प्रति कर्तव्य की भावना के आधार पर सेवा कार्य जो है प्रचलन नाम मात्र रहा था। हालांकि इसका स्थान ले लिया था आपका क्या, व्यावसायिक सेवा कार्य। तो ये विकसित हो गया था। ये आप जानते भी हैं कि विभिन्न विधि, प्रविधि, सिद्धांत विकास हुआ और इसी के माध्यम से हम क्या करते थे, केस वर्क, ग्रुप वर्क और कम्युनिटी वर्क में जो है सहायता प्रोवाइड कराते थे प्रत्यक्ष रूप से। समाज कार्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट देने वाला फ्लोरेंस होलिस एक विद्वान है जिसका हमें एग्जाम में भी प्रश्न देखने को मिल जाता है ना। अब समाज कार्य का उद्देश्य क्या हो सकता है? समाज कार्य का उद्देश्य यही है कि समाज, समुदाय में मनोसामाजिक समस्याओं के कारणों को समझना है। हमारा उद्देश्य क्या है? जब भी कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि समाज कार्य का क्या उद्देश्य बन सकता है, एम क्या हो सकता है, तो यहाँ से अप्लाइड प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो समाज कार्य जो है समुदाय में मनोसामाजिक समस्याओं के कारणों का समाधान करता है, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है, समुदाय के प्रयास में व्यक्ति और सदस्यों के संबंध को मधुर और सौहार्द बनाने का प्रयास करता है, व्यक्तियों के प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करता है और नागरिक अधिकार को प्राप्त करने में सहायता करता है, सामाजिक उन्नति और विकास के अवसर को उपलब्ध कराता है, लोगों में सामाजिक बुराइयों के प्रति चेतना जागरूक करता है, पर्यावरण को साफ, स्वच्छ एवं विकास के अनुकूल या अनुरूप बनाने का सहायता करता है, सामाजिक विकास में, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने का भी सहयोग करता है। देखिए, सामाजिक व्यवस्था एक ऐसा शब्द है जहाँ पे ये व्यवस्था अप्रोच के नाम से भी प्रक्रिया संचालित होती है सोशल वर्क में। तो मैं आपको बता दूं, जो व्यवस्था अभिगम है उसका कुछ क्रम होता है। व्यवस्था अभिगम का क्रम होता है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है सिस्टम अप्रोचेस क्या होते हैं। तो पहले परिवर्तन अभिकर्ता की व्यवस्था होती है, परिवर्तन अभिकर्ता की व्यवस्था होती है और अभिकर्ता के व्यवस्था के बाद लक्ष्य की व्यवस्था होती है।
और लक्ष्य की व्यवस्था के बाद सेवार्थी व्यवस्था होता है, और सेवार्थी व्यवस्था के बाद क्रिया की व्यवस्था होती है। ये 4 ऐसे क्रम बनाता है जो यूजीसी पूछ लेता है, पहले अभिकर्ता, फिर लक्ष्य, फिर सेवार्थी, फिर क्रिया। ये बेसिकली एक सिस्टम अप्रोच को लागू करता है। इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान भी रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो कहता है कि समस्याओं को दूर करने के लिए एक जनमत तैयार करता है और लोगों की क्षमता का विकास करना, ताकि समस्याओं का जो है सामना हल कर सके, और सामाजिक परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार कानूनों का निर्माण और वर्तमान कानून अधिनियम को वांछित संशोधन करके उसको सुझाव देना, सामंजस्य की क्षमता का विकास करने में मदद करना, सामाजिक क्रियाओं को प्रभावपूर्ण बनाने में मदद करना, आत्म सहायता की क्षमता का विकास करना, अपने जीवन में सुख शांति महसूस करना, और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें शांति व्यवस्था बनाए रखना और मानसिक समस्याओं का समाधान करना, कल्याण के लिए उचित सामुदायिक संसाधनों की व्यवस्था करना। ये आप सबकी जो हो जाएगी क्या उद्देश्य हो जाएगा। तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से एक वोरली टाइप से प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग मुझे ज़रा प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करिएगा। मेरा पहला सवाल आप लोगों से इस तरीके से एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। आप सबसे पहला सवाल ये है, आप सबसे बड़े अच्छे से जो है प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क की किताब किस विद्वान के द्वारा दी गई थी? हेलन क्लार्क के द्वारा। मानवतावाद जो है, मानवतावाद का दृष्टिकोण कौन सी शताब्दी में आया था? 18वीं। ओके। भारत के समाज कार्य के जनक कौन है? भारत के आर.के. मुखर्जी। वेरी गुड, आर.के. ओके। दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन रहे? डॉक्टर मनसर्ट रहे। और इस जो है दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना कब हुई? 1936 में हुआ था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया चल रहे हो, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से एग्जाम में आप लोगों से जो है प्रश्न देखने को मिल सकता है। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों से अप्लाइड टाइप के प्रश्न करूंगा, आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। समाज कार्य मानवाधिकार व्यवसाय है क्या? पहला कथन आपके सामने है, समाज कार्य क्या मानवाधिकार व्यवसाय है। दूसरा स्टेटमेंट आपको मैं कारण के बारे में पूछ रहा हूँ, अप्लाइड टाइप के। सेवार्थी की समस्याओं को हल उसके निर्णय के अनुसार किया जाना चाहिए। सही है। हाँ, अब व्याख्या हो रही है नहीं? देखिए, मैं आपसे कहा कि समाज कार्य मानवाधिकार व्यवसाय है, ये 110% सही है। फिर मैंने कहा कि सेवार्थी की समस्याओं को हल उसके निर्णय के अनुसार किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे बिल्कुल आपकी व्याख्या नहीं हो रही है। मैंने अलग अलग स्टेटमेंट पूछा है, मानवाधिकार एक तरफ अलग लेके चल रहा हूँ, मानवाधिकार व्यवसाय की तरफ समाज कार्य का। आपने सही बोला है, सही है कथन, कारण भी सही है, परंतु अगर मैंने जब व्याख्या का बोल दिया तो व्याख्या नहीं हो रही है। याद रखिएगा आप सभी लोग, क्योंकि मानवाधिकार व्यवसाय अलग है, सेवार्थी की समस्याओं को हल उसके निर्णय के अनुसार करता है। ये बेसिकली मानवाधिकार के पार्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, यह अलग समाज कार्य को बताने की कोशिश करता है। तो ये एक प्रश्न आपके सामने था, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, ठीक है ना। आज से आप लोगों का जो है NTA UGC नेट समाज कार्य का जो है नया बैच प्रारंभ हो चुका है, और यह बैच जो है चल रहा है दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके परिप्रेक्ष्य में। हालांकि अगर सितंबर में एग्ज़ाम हो रहा है तो दिसंबर में नहीं होगा, आई थिंक 2023 में आप सबका एग्ज़ाम होगा। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये क्लास जो है, इसका बैच आप लोगों का चलाया जाएगा ये। और इसकी जो फ़ीस रखी गई है वो रखी गई है 5000। आप जो है 2 किस्तों में इसकी फ़ीस जमा कर सकते हैं, 2500 रुपये करके। यदि आप समाज कार्य 2022 की आप तैयारी करना चाहते हैं, इसका क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप 8506031308 पर आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप, और आप इसके संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। जैसे ही आपकी यह क्लास अभी समाप्त हुई है, इस क्लास के बाद आप लोगों को जो है अभी PDF आपके ग्रुप में पहुंच जाएगी इसकी, आप और साथ ही साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। मैं अलग से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट्स नोट्स भी यूनिट नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि क्या क्या चीज़ में इसमें जो था इम्पोर्टेंट था विथ वर्ड्स के साथ, वो भी आप लोगों को मैं जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी
प्रोवाइड कराऊंगा। क्लास आपका जो चलेगा वो शाम 6 से लेकर 7 बजे तक चलेगा। ये 30 सितंबर तक चलेगा। 30 सितंबर के बाद आपकी क्लास का जो टाइमिंग हो जाएगा वो 8 से लेकर 9 PM हो जाएगा, शाम की क्लासेस हो जाएगा 30 सितंबर के बाद, यानी 1 अक्टूबर से 8 से लेकर 9 बजे शाम से स्टार्ट हो जाएगा ये बैच आप सबका, ठीक है। और अधिक जानकारी अगर आपको लेना है तो आप संपर्क कर सकते हो 8506031308 पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। शाम को 8 बजे जो क्लास चलने वाली है वो समाज कार्य के प्रैक्टिस पे चलेगी, प्रश्नों पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं विगत वर्षों पे।